जय श्री कृष्ण सभी को। थाना माहेश्वरी महिला समिति की तरफ से जो लॉकडाउन सेशंस हो रहे हैं उनमें आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा 35th सेशन है और आज के हमारे स्पीकर है संजू जी राठी और उनका परिचय देने के लिए मैं अनुरोध करती हूँ अर्चना जी मुंद्रा को। अर्चना। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना मुंद्रा आपका परिचय करवाने जा रही हूँ हमारी आज की आदरणीय अतिथि श्रीमती संजू जी राठी से। इनके सेशन एक्चुअली एक दो बार हमने ऑलरेडी सुन लिए हैं महाराष्ट्र प्रदेश लेवल पे, अखिल भारतीय लेवल पे, तो बहुत अच्छा बोलती हैं। मेरा अनुरोध है सबसे कि थोड़ा दोपहर की नींद में अगर आप हैं तो प्लीज उठ जाइए और एकदम दिलो जान से इनकी वाणी को सुनिए। हमारी आज की आदरणीय अतिथि श्रीमती संजू जी राठी, ये हमें आज हैंडराइटिंग के बारे में बताएंगी। तो व्यक्तित्व पर सर्वाधिक प्रभाव हमारे मनोभाव से पड़ता है। व्यक्तित्व को समझने के लिए कई सारे विज्ञान प्रचलित हुए हैं, उनमें से एक है हमारी हस्तलिपि यानी हैंडराइटिंग एनालिसिस। चलिए हम जानते हैं कि हैंडराइटिंग हमारे जीवन में क्या और कितना प्रभाव करती है। श्रीमती संजू जी राठी भयंदर जिला की महेश्वरी महिला संगठन की सलाहकार हैं। कोंकण विभाग बाल संस्कार किशोरी विकास समिति की सहयोगी पद पर हैं। संजू जी न सिर्फ अनेकानेक हस्त कौशल कला की पारखी हैं, वरन अपनी समाज सेवा की भावना के चलते उनका भयंदर जिला में बहुत रुतबा है। आप 12 वर्षों से भारत एवं विदेश लगातार सफलतापूर्वक हैंडराइटिंग प्रोफेशनल कोर्स की कार्यशाला लेती आई हैं। एकांशा हैंडराइटिंग परफेक्शन कोर्स इस नाम की बनाई संस्था इन्होंने ही स्थापना की है। इनकी संस्था एकांशा के द्वारा कई गरीब और जिज्ञासुक बच्चों को निःशुल्क इस कला का लाभ भी दिया जाता है। आपने ग्राफोलॉजी से प्रेरित होकर इस कोर्स की रूपरेखा स्वयं की है। संघाश्रम और वृद्धाश्रम में भी जरूरत अनुसार सेवा देती आप गीता परिवार कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इनके सेशन के बीच में नहीं, वर्कशॉप के बाद आपको नंबर शेयर किया जाएगा, तो प्लीज आप इनको डायरेक्ट या तो फोन भी कर सकते हैं या इनके वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। संजू जी, आपका थाना महेश्वरी महिला समिति की ओर से बहुत 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 स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी एंड थाने माहेश्वरी महिला समिति का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है। अर्चना जी ने मेरा परिचय दिया, उसमें एक सुधार करना चाहूंगी। मैं हैंडराइटिंग ही फ्री नहीं सिखाती हूँ, मैं करीबन 70 से 80 बच्चों को पूरे साल की फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देती हूँ। और मेरी हैंडराइटिंग से जो भी मेरे को अर्निंग होती है वो सारा मेरा एकांशा सोशल फाउंडेशन के लिए ही है। और मैं हर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती हूँ। उनकी हॉबी के अनुसार स्किल डेवलप करके उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना, ये एकांशा सोशल फाउंडेशन की एक मजबूत कड़ी है। तो आइए चलते हैं हम। इस लॉकडाउन पीरियड ने हमें बहुत नजदीक कर दिया है, एक दूसरे से मिलने का बहुत ही सरल उपाय कर दिया है। दोपहर की नींद भी लेके उठ गए होंगे हम सब, चाय का कप अगर हाथ में होगा तो बहुत ही अच्छा है। और पहले सोचा भी नहीं था कि ऐसे सेशन इतने अच्छे से जाएंगे और इतनी बड़ी संख्या में हमारे यहाँ पर लोग एकत्रित होंगे।
बहुत वर्षों से माहेश्वरी मंडल के साथ जुड़ी हुई हूँ। एक एक प्रोग्राम लेने के लिए बजट बनाना, गेस्ट डिसाइड करना, वेन्यू डिसाइड करना, फिर थोड़ा सा तो अल्पाहार होना ही चाहिए, बुके कौन लाएगा, ये सब का इतना झंझट होता था ना कि हम बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम को मिस कर देते थे। और ये इतना बढ़िया प्रोग्राम है कि लॉकडाउन ने हमें बहुत एडवांस कर दिया। और कंप्यूटर तकनीकी वाली समिति ने तो हमें और बहुत पढ़ा दिया। हमारी एज में या मेरे से मेरी बड़ी बहनें भी सब जूम को लॉगिंग करना सीख गए हैं, मैसेज पे वीडियो कॉल करना सीख गए हैं। पहले हर जरूरत चीज पे हमें बच्चों की हेल्प लेनी पड़ती थी, आजकल हम सब अपने आप से कर रहे हैं, हम भी यंग हो गए हैं। कौन कहता है कि हम 3 साल पीछे चले गए इस लॉकडाउन में? माहेश्वरी समाज तो 3 नहीं 10 साल आगे चला गया है इस लॉकडाउन में। तो आइए चलते हैं हैंडराइटिंग की तरफ। हैंडराइटिंग क्या है? आपकी लिखावट क्या है? आपकी लिखावट जो है आपके ब्रेन का ब्लूप्रिंट होता है। अभी तकनीकी भाषा में हम ब्लूप्रिंट समझ गए हैं। क्या होता है कंप्यूटर में जो अपन की दबाते हैं वो स्क्रीन पे आ जाता है, वैसे ही जो हमारे दिमाग की हलचल होती है वो हमारे उंगलियों के द्वारा पेपर पर आ जाती है। आपको अगर कभी भी कोई भी अवस्था में, आप बच्चे हो या बूढ़े हो या बड़े हो या छोटे हो, नींद में हो या मस्ती के मूड में हो, आपको अगर किसी ने एक पेन पकड़ा दिया तो तुरंत आप पेन को साथ ऐसे वैसे नहीं, आप सीधा पेन को ऐसे लेते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीड रहता है कि पेन या पेंसिल जो भी है उसको ऐसे ही होल्ड करना है। जब आप 2.5-3 साल की उम्र के थे तब आपको ये चीज सिखाई गई थी। हम इंसान ह्यूमन बीइंग अपने ब्रेन का 8 to 9% ही यूज करते हैं। बाकी सारी चीजें जो होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है, यदा कदा हम उन चीजों को यूज करते रहते हैं। लाइक अगर अभी हमारे सामने हमारे बच्चे कोई एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें तुरंत याद आता है, अरे हम हमारे समय ऐसा करते थे। आता है ना याद? आप लोग मेरे से सहमत हैं? कभी कभी हमें भी उनके जैसे खेलने का मन करता है कि चलो हम भी आप लोगों को याद होगा बचपन में वो फ्लोर पे पैल दूज चौक से बना के एक छोटे से पीस पत्थर के साथ में हम खेलते थे। आज जब बच्चे बिल्डिंग में या सराउंडिंग कहीं खेलते दिखाई देते हैं, तुरंत वो गेम रिकलेक्ट हो जाता है, अरे चलो हम खेलते हैं। तो वो सारी एक्टिविटीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब फीड रहता है, जरूरत है उनको समय पर निकाल कर यूटिलाइज करना। हैंड राइटिंग जब आपका ब्रेन का ब्लूप्रिंट है, या अगर आप गुस्से में हैं तो आपकी राइटिंग में गुस्सा दिखेगा, अगर आप बहुत खुश हैं तो आपकी राइटिंग में खुशी दिखेगी, अगर आप उदास हैं तो आपकी राइटिंग में उदासी दिखेगी। और आज के जमाने में जैसे कोविड का नाम है कि कोरोना वायरस दिखता ही नहीं है, कब शरीर में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही एक डिप्रेशन, तनाव, अवसाद, ये भी एक ऐसा नाम है जो दिखता नहीं है, पता नहीं चलता, हमारे अंदर घुस के हमारे शरीर को उतना खोखला कर देता है जैसे एक लकड़ी में दीमक लग जाती है। दीमक सारी लकड़ी को अंदर की अंदर खोखला कर देती है, हल्का सा जोर लगते ही वो जैसे टूट जाती है, वैसे ही अवसाद भी हमारे शरीर को इतना खोखला कर देता है कि हम पूरे अंदर से टूट चुके होते हैं। और उस टूटन से मुक्त होने के लिए सबसे पहले हम अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, जिसका एग्जाम्पल मेरी सखियों ये 10-15 दिन पहले ही सुशांत सिंह का अभी आया था।
फिल्मी दुनिया है, बहुत फेमस एक्टर है, इसके लिए ये चीज का सबको पता है और मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन हम सब भी कहीं ना कहीं तनाव में होते हैं और इस तनाव को राइटिंग ऐसा टूल है जिससे तुरंत पता चल सकता है कि हम तनाव में हैं क्या। और तनाव के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, उस व्यक्ति से सिर्फ मॉरल सपोर्ट दीजिए। मैं दिन भर में, अभी लॉकडाउन के समय तो ज्यादा बढ़ गया है, जब नॉर्मल स्थिति थी तभी भी मैं 8-10 लोगों से एवरी डे आधा घंटे बातचीत करती थी। तनाव का सबसे सरल साधन है, उस व्यक्ति से आप खाली बात कीजिए। साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वही हम उनको सुनते हैं और उनका तनाव मुक्त हो जाता है। मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट रहती है इस चीज के लिए। एक्सपीरियंस मेरे पास बहुत है, बड़ी बड़ी हस्तियों के भी एक्सपीरियंस है। हम अपने बच्चों को राइटिंग से कैसे समझें, ये भी बहुत अच्छी तकनीकी है कि आप किसी की भी राइटिंग से उनको समझ सकते हैं। होता क्या है कि हम दुनिया को तो बहुत समझने जाते हैं, हम घर चला रहे हैं, हम परिवार चला रहे हैं, हम समाज चला रहे हैं, और मेरी बहुत सारी बहनें कहीं ना कहीं बहुत कार्यशील भी है, ऑफिस है, जॉब है, फैमिली है, सब कुछ को बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन हम अपने आप को पहचानना भूल जाते हैं। तो हम अपने आप को कैसे पहचाने? आप ब्लैंक पेपर पे एक ब्लैंक पेपर लीजिए, बॉल पेन लीजिए और जो मन में आ रहा है वो लिख दीजिए। लिखते जाइए जो मन में आ रहा है। आप ग्रामर की, स्पेलिंग की, भाषा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जिस भाषा में आपको मन में आ रहा है आप लिखते जाइए। जब पूरा पेज लिख गया, अब आप उस पेज को लेके बैठिए और अवलोकन कीजिए। उसको पढ़िए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार पढ़िए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी उलझने हैं जो हमने उस पेपर पे लिख दी है। अब जब हम पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे 2-4 लाइनें कट हो जाएगी, दूसरी बार पढ़ेंगे फिर 2-3 लाइनें कट हो जाए, ये तो मुझे मेरी सासू माँ ने ऐसे बोला था। जब दूसरी बार पढ़ते हैं ना तो अपनी गलती समझ में आती है, अरे यहाँ मेरी गलती थी इसलिए मुझे उसने वैसे बोला था। तो वो सारे अवसाद खत्म हो जाएंगे। जब आप सेकेंड डे वापस, नेक्स्ट डे वापस लिखने बैठेंगे तो वो 1 पेज, या हो सकता है पहले दिन अगर आपने 3-4 पेज भरे हो तो दूसरे दिन 2 पेज में सिमट जाएगा। आपका अवसाद, आपका तनाव, आपका डिप्रेशन एकदम रिलीज आप खुद कर सकते हैं। आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत प्रोफेशनल्स के साथ मैं ये काम कर रही हूँ, जिसमें कॉलेजेस के डीन्स, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, हाई प्रोफाइल वाले लोग ज्यादा सम्मिलित हैं। तो जब यही क्रिया आप 3 दिन करेंगे कंटिन्यू, तीसरे दिन देखेंगे कि आप बहुत कम शब्दों में लिख पा रहे हैं। आपने अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर लिया। जिन छोटी छोटी बातों से आप में टेंशन था, फ्रस्ट्रेशन था, वो सारी चीजें आपने सॉल्व कर ली। किसी को माफ करना था तो माफ कर दिया, किसी से बात करने का मन है तो तुरंत फोन उठाइए और फोन कर लीजिए। और कोई बात किसी की दिल में चुभी हुई है, कोई बहन की, कोई फ्रेंड की, कोई कलीग की, कोई बात दिल में चुभी हुई है, फोन उठाइए और प्यार भरे शब्दों से बात कीजिए और उस जो तनाव युक्त बात थी उसको खत्म कर दीजिए। फिर देखिए कि आप कितना हल्का महसूस करेंगे। अब आप जब फर्स्ट डे और थर्ड डे की राइटिंग को जब मैच करेंगे ना, कंपेयर करेंगे ना,
तो पाएंगे फर्स्ट डे राइटिंग में बहुत धागे थे, थ्रेड्स थे, कट थे, कैंसिलेशन किए हुए थे, लाइन ऊपर नीचे जा रही थी, एक ही बात को 2 बार रिपीट किया था। वो सब चीजें लास्ट डे पे नहीं होती है। लास्ट डे पूरा जैसे आटे को हम 2 बार 3 बार छानते हैं तो कैसे फाइन हो जाता है ना, पहले आटे की छलनी से छाना, फिर मैदे की छलनी से छाना, तो एकदम फाइन हो जाता है। वैसे ही आपका ब्रेन एकदम फाइन हो जाएगा और आप बहुत अपने आप में हल्का महसूस करेंगे। मैं बहुत शुक्रिया करती हूँ हमारे माहेश्वरी समाज का, जिन्होंने हर आयु वर्ग के लिए इंटरनेट के माध्यम से इतनी कार्यशालाएं शुरू रखी कि हमें ना बोर होने का समय ही नहीं मिला। लेकिन ये स्थिति दूसरे समाज में नहीं है। दूसरे समाज के लोग बहुत डिप्रेशन में हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके लिए अपना घर चलाने का स्ट्रेस है, किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। हमारे समाज में तो उन लोगों के लिए भी बहुत सुविधा दी है, दूसरे समाज में नहीं दी है, तो बहुत ज्यादा तनाव है। तो आप घर से बाहर निकलकर देखिए, चौखट पे खड़े होकर, क्योंकि हम सब बिल्डिंग्स में रहते तो 4-6 फ्लैट्स हर फ्लोर पे होते हैं, किसी का कोई तनाव तो नहीं है, तो उस तनाव को आप मेरे इस सेशन के बाद बहुत हल्का कर सकेंगे। आप सिर्फ उससे गेट पे खड़े खड़े मास्क पहनकर 2 मिनट बात कर लीजिए, इंटरकॉम है तो इंटरकॉम पे बात कर लीजिए, और फिर देखिए आपको भी अच्छा लगेगा और सामने वाले जो नॉन माहेश्वरी है, जिसके पास बात करने के लिए कोई नहीं है, जिसके मन की बात सुनने के लिए कोई नहीं है और वो डिप्रेशन में जा रहा है, अब सिर्फ बात करके मॉरल सपोर्ट देके उसको तनाव को खत्म कर देंगे। और ये जो पेज में राइटिंग जो लिखने का मैंने बोला, 3 दिन आपको अपना मनोभाव पेपर पे लिखना है और फिर देखिए 4th डे आप कितने हल्के महसूस करोगे। आते हैं मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। हम अपने बच्चों के स्वभाव को कैसे जाने राइटिंग के द्वारा। ये जनवरी 2020 की ही बात है, ज्यादा पुराना मैं एक्सपीरियंस नहीं शेयर करूंगी। मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली, बहुत ही दिनों बाद एक मॉल में मुझे मिल गई थी, और मिलने से थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें हुई, लेकिन मेरे फ्रेंड के चेहरे पर मुझे थोड़ा सा चिंता, टेंशन की लकीरें दिख रही थी। तो मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तो उसने बताया, मैंने कहा तुम्हारी बेटी का 10th है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम इतनी चिंता करो, क्योंकि आजकल बच्चे एग्जाम्स नहीं देते हैं, पेरेंट्स देते हैं। ये ऐसा होता है, मानते हो ना मेरी बात? क्योंकि बच्चे तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पेरेंट्स तो एक्सट्रीम ओवरलोड टेंशन ले लेते हैं। तो उसने मुझे पूछा कि संजू बताओ, टीनेजर बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। तो मैंने उसे बोला कि मेरे तो बच्चे बहुत बड़े हो गए, मैं 12-15 साल के बच्चे के विषय में अभी कैसे बता दूं, एकदम से बिना जाने तो मैं कोई भी रिएक्शन नहीं दे सकती हूँ। तो उसने बोला, तो मैं क्या करूं, उसकी बेटी 9th 10th का एग्जाम ही दे रही थी और उसके प्रिपरेशन में थी, तो उसकी बात में थोड़ा सा रोष था, दर्द था। तो मैंने उससे पूछा, तुमने अपनी बेटी से बात की? तो उसको गुस्सा आ गया, बोलती है, तुमको क्या लगता है मैंने अभी तक बात नहीं की होगी? तो मैंने कहा बात तो की होगी, लेकिन उसने क्या बताया? तो वो बोलती, मैंने बहुत बार बात की, बहुत कोशिश करती हूँ संजू, लेकिन वो मेरे से बहुत कुछ शेयर ही नहीं करती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की बात समझती है, सुनती है, और एक दोस्त है उसकी जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, वो सिर्फ उसी के इन्फ्लुएंस में है। तो मैंने उससे कहा
कि इस एज में इन्फ्लुएंस में आना कोई बड़ी बात नहीं है, हम बड़े भी आ जाते हैं, वो तो बच्ची है, वो अब अपने दिमाग को यूज करने की एज में आई है, उसे क्या पता कौन सही है और कौन गलत है। ये तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके दोस्त कौन है, क्या है। तुमने दोस्ती का रिश्ता कम किया होगा और ज्यादा माँ बन के रही होगी, इसलिए बच्ची दोस्तों की तरफ अट्रैक्ट हुई। तो बोलती अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं क्या करूं। अब उसने मैंने फिर उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी क्या क्या करती है, क्या उसकी एक्टिविटीज रहती है। उसने जो जो बताया ना, वो तो शायद मेरे लिए यहाँ बताने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा कि उसकी बेटी क्या क्या कर रही है। वो बोलती है मेरी बेटी एवरी डे हेयर स्टाइल चेंज करेगी, ड्रेसिंग चेंज करेगी, शूज चेंज करेगी, जो मुझे नहीं पसंद है वो चीजें पहनती है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोचिंग क्लास के लिए निकलती है और वहां पहुंचती नहीं है, पीरियड्स जो है क्लासेस है वो बंक कर देती है। क्लासेस से मेरे पास फोन आता है और जब मैं उससे पूछती हूँ तो वो बोलती है कि मैं तो मेरी फ्रेंड के साथ पढ़ रही थी, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे नहीं पढ़ना है, पास हो जाऊंगी बस, आगे मुझे मैथ्स चाहिए नहीं। तो ये सब चीजें बातें कर रहे थे। और उसने मुझे अपने बच्चे की एक नोटबुक मेरे हाथ में पकड़ा दी। जब मैंने नोटबुक देखा और नोटबुक देखते देखते उसकी हैंडराइटिंग से उसके पर्सनालिटी के विषय में मैं जान पा रही थी। तो उसने मुझे उस बीच में वो बताती रही कि लास्ट ईयर उसने गिटार की डिमांड की थी, मैंने गिटार दिला दिया। फिर उसने साइकिल की डिमांड की तो मैंने एक महंगी साइकिल दिला दी। अब उसकी डिमांड्स और बढ़ रही है। 10 साल की एज में 10th के बच्चे को मैं कैसे एक्टिवा दिला दूं, उसको तो अब 2 व्हीलर ही चाहिए क्योंकि उसके सारे दोस्त चलाते हैं। उसको मैंने बहुत समझाया कि हमारे पास में इतना पैसा भी नहीं है कि हम एक दो बार चीज को यूज करें और फेंक दें। दूसरी चीज, मुंबई के छोटे फ्लैट में 2 BHK के फ्लैट में मैं क्या क्या चीजें रखूं, स्टोरेज की भी प्रॉब्लम होती है। तो वो बोले जा रही थी और मैंने उसकी राइटिंग को देखते हुए समझ रही थी उसकी पर्सनालिटी को। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या देखा उस बच्चे की राइटिंग में। सॉरी, ये पेन को मुझे स्टार्ट करने में थोड़ा सा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने उसकी राइटिंग में कुछ चीजें देखी जो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या देखा था। और उसके जो असेंडिंग लेटर्स हैं, पीयूष पेन क्यों नहीं चालू हो रहा है। सॉरी, कुछ टेक्निकल एरर आ गया था।
जब मैं उसकी राइटिंग देख रही थी तो मैंने देखा उसके जो ये असेंडिंग लेटर्स है, यानी ऊपर वाले जो लेटर्स है ना, वो बहुत बड़ी लूप और बहुत लॉन्ग हो गए थे। ऐसे लोग गलत इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा आते हैं, रॉन्ग इन्फ्लुएंस। देखिए, इन्फ्लुएंस भी राइट और रॉन्ग दो तरह का होगा। आप किसी को आइडियल बनाते हैं, उसकी अच्छी अच्छी बातों को समझते हैं, सुनते हैं और फिर अपनी जिंदगी में लाते हैं। और कुछ रॉन्ग चीजें जो कि ये है नॉट ऑन इट, स्टॉप कैसे करूं मैं? तो ये जो इन्फ्लुएंस में आना बहुत ज्यादा, ये रॉन्ग इन्फ्लुएंस में आते हैं। इनको सही और गलत का पता ही नहीं चलता है। उन्होंने जैसे हाउस लिखा था तो ऐसे, अभी ये राइटिंग का साइज तो हो गया स्मॉल, ये हो गया बड़ा। ऐसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना धनश्री जी? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये जब आपके बच्चे की या किसी पर्सन की राइटिंग में है, दैट मीन्स वो रॉन्ग इन्फ्लुएंस में है, जो उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं है और वो गलत चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं और वो वैसे ही हरकतें करने लगते हैं जिसको वो अपना आइडियल बना लेते हैं। इन्हीं लेटर्स को अगर हम वापस इस फॉर्मेट में ले आए, यहाँ देख रहे हैं बैलेंस्ड लूप हो गया। तो हम उसका जो रॉन्ग इन्फ्लुएंस है उससे निकाल कर हम करेक्ट वे में उसकी लाइफ को ला सकते हैं। अभी राइटिंग के विषय में मैं एक चीज और बताऊंगी। हमारी राइटिंग क्या दिखाती है? ट्रिपल एस एक फॉर्मूला होता है। फर्स्ट एस स्टैंड फॉर शेप ऑफ द लेटर्स। आपकी राइटिंग का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए? Whoever is doing this annotations, please stop it. Behave yourself. Sorry संजू जी। हाँ, मैं यहाँ से भी स्टॉप करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो कर नहीं पा रही हूँ। ये एनोटोनिक कैसे बंद करूँ मैं? हाँ, बहुत ही ज्यादा किसी का हो रहा होगा। ओह सॉरी, नहीं होना तो नहीं चाहिए। बस अब नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं। ओके। तो ये ट्रिपल एस फॉर्मूला जो है, फर्स्ट एस मीन शेप ऑफ द लेटर्स। आपकी राइटिंग का शेप जो है वो ऑलवेज ओवल शेप में होना चाहिए। मैं आज सिर्फ इंग्लिश हैंड राइटिंग की ही बात कर रही हूँ, मैं देवनागरी लिपि की नहीं बात कर रही हूँ। जो ये अक्षर जो हम लिख रहे हैं, हम लेटर्स जो लिख रहे हैं, ऑलवेज ओवल शेप में होना चाहिए। ओवल शेप में लिखने वाले लोग हमेशा एनर्जेटिक, एक्शन इन लाइफ, डिसीजन मेकर, ये सारी क्वालिटीज रहती है। ईच एंड एवरी लेटर हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। अलग अलग लेटर अलग अलग बातें बताता है। तो अगर हमारे राइटिंग का जो फॉर्मेट है वो अगर ओवल शेप में होगा, दैट मीन्स आप डिसीजन मेकर है, एनर्जेटिक है, कैन कीप सीक्रेट्स, ऐसी अच्छी क्वालिटीज आप में होगी। अगर ये ए लिखा है, ये ओ लिखा है, ये डी लिखा है तो ये भी अल्फाबेट्स, फिर इसमें क्या है, रॉन्ग क्या है? ये ए लिखने वाला डिसीजन नहीं ले पाएगा, ये ओ लिखने वाला बहुत लेजी रहेगा, ये डी लिखने वाला जो लेजी डी है
वो अपनी फिजिक को लेके, अपनी क्लोथिंग को लेके, अपनी अटायर को लेके कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो ईच एंड एवरी लेटर ने, देखिए मैंने 3 लेटर का एग्जाम्पल सिर्फ एक एक दिया है, और राइटिंग जो होती है हमारे फिंगरप्रिंट्स के जैसे यूनिक होती है, तो सबका अपना अपना ट्रेट आपकी राइटिंग में दिखाई देगा। सेकेंड एस स्टैंड फॉर साइज ऑफ द लेटर्स। कुछ लोग राइटिंग बहुत ही स्मॉल लिखते हैं ऐसे, और कुछ लोग बहुत बिग ऐसे। तो जो स्मॉल राइटर्स होते हैं उनका पास नॉलेज पूरा रहेगा, उनको आता सब कुछ है, लेकिन सक्सेस फियर की वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। उन्हें डर लगता है, मैंने गलत बोल दिया तो, मेरे पे लोगों ने हंस दिया तो, मैं फेल हो गई तो, मेरा नुकसान हो गया तो। ऐसी चीजें डिपेंड ऑन एज एंड वर्क, उनकी ये जो नेगेटिव सोच है वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो वो अपने क्वालिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जबकि उनको 100% नॉलेज रहता है। अभी बहुत बड़ी लिखना, आपने देखा मैंने ये 4 लाइन का एक पेज आपकी स्क्रीन पे शेयर किया है, उसी के ऊपर मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो लोग लाइन का कोई मीनिंग नहीं है और बहुत बड़ा बोल्ड लिख रहे हैं, वो लोग शो ऑफ बहुत करते हैं, लीडर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन बन नहीं पाते हैं। अधूरे नॉलेज से वो दिखाते तो ऐसे हैं जैसे उनको सब कुछ आता है, लेकिन उनको आता नहीं है। ऐसे लोग अकेलेपन से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, डार्कनेस से डरते हैं, हमेशा ग्रुप्स में रहने प्रेफर करते हैं, कोई ना कोई उनको कंपनी चाहिए, नहीं तो वो अकेले कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो हमारी राइटिंग का साइज क्या होना चाहिए? जो रेड एंड ब्लू लाइन में मिडिल अल्फाबेट्स का साइज ए, ई, सी, ये जो आ रहा है, असेंडिंग लेटर्स अपर रेड लाइन को जो टच करते हैं, एंड डिसेंडिंग लेटर्स डाउन साइड की रेड लाइन को जो टच करते हैं, ये साइज आपकी राइटिंग का परफेक्ट साइज होता है। थर्ड एस स्टैंड फॉर स्लैंट ऑफ द लेटर्स। आपका जो राइटिंग का थर्ड एस जो है वो होता है स्लांट ऑफ द लेटर्स। आपकी इंग्लिश हैंड राइटिंग, मैं अगेन बोलूंगी कि मैं अभी देवनागरी लिपि यानी हिंदी मराठी की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ लैटिन अल्फाबेट्स, जहां पर ये इंग्लिश अल्फाबेट्स A to Z यूज होते हैं, उसी की बात कर रही हूँ। तो ये स्लांट होना चाहिए राइट साइड, लेफ्ट टू राइट साइड आपका स्लांट होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, इसके लिए भी मैं एक एग्जांपल दूंगी। सी बीच पे आपने बीचेस के साइड में जो भी ट्रीज होते हैं, कोकोनट, पाम एंड ये सब जो ट्रीज होते हैं, वो स्लैंट होते हैं, राइट? क्यों होते हैं? होते हैं ना, समुद्र के किनारे जो नारियल या जो भी लंबे ताड़ के जो भी पेड़ होते हैं वो थोड़े स्लैंट होते हैं। क्यों होते हैं, कभी गौर किया है? क्योंकि समुद्र के किनारे हमेशा बहुत हवा चलती है, तो कुछ प्लांट्स जब छोटे होते हैं, जब उनको लगाया जाता है, उस हवा को फेस नहीं कर पाते, उखड़ते हैं, गिरते हैं और खत्म हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स हवा के साथ रुख मिलाते हैं, स्लैंट होते हैं, ग्रोन अप होते हैं, देन फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक वैसे ही लेफ्ट टू राइट साइड राइटिंग लिखने वाले लोग अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स से डरते नहीं है, सॉल्व करेंगे एंड आगे बढ़ जाएंगे। हर उम्र में प्रॉब्लम्स आना तो निश्चित है, हर दिन हर किसी की जिंदगी में, जिंदगी और उलझन दोनों का तो दिन और रात जैसा वाला संबंध होता है।
तो वो आना जरूरी है, लेकिन उससे डरना नहीं है और आगे बढ़ जाना है। बहुत लोग एकदम स्ट्रेट राइटिंग लिखते हैं, एकदम स्ट्रेट। बहुत सिंपल लोग होते हैं, तटस्थ लोग होते हैं, बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं होते, और सिंप्लिसिटी बहुत होती है। तो ऐसे लोगों को उनके सीनियर्स बहुत डोमिनेट करते हैं। कुछ लोग अपोजिट डायरेक्शन की राइटिंग लिखते हैं। अभी मेरी पहली कहानी के एग्जाम्पल से आपको समझ आ ही गया है कि हम हवा के रुख में चलेंगे तो आगे तक चल पाएंगे, हवा के अपोजिशन में क्या हम चल पाएंगे? नहीं। तो जिसने समय को नहीं पहचाना, जिसने हवा को नहीं पहचाना, उसकी प्रोग्रेस नहीं हो सकती है। ये अपोजिट डायरेक्शन में लिखने वाले लोग बहुत झूठ बोलते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, काम समय पर कंप्लीट नहीं करेंगे और फिर बहाने बनाएंगे कि मेरा तो इस कारण काम पूरा नहीं हुआ। उनको सीजन्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं। थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ नहीं कि बीमार पड़ गए, तो ऐसी स्थिति आना। तो अभी आप देख रहे हैं हमारी राइटिंग में अगर हम 3 चीजों को सिर्फ समावेश कर लें तो हमारी पर्सनालिटी बहुत चेंज हो जाती है। ईच एंड एवरी लेटर के एक्सप्लेनेशन में तो मुझे कई दिन लग जाते हैं। एक चीज और मैं आपसे धनाश्री जी, अगर किसी का क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हैंड रेज्ड हो रहे हैं, हम बाद में 15 मिनट्स क्वेश्चन आंसर के लिए रखेंगे। ठीक है, तब हम नो प्रॉब्लम। हाँ, उनका जवाब देंगे। अभी मैं आऊंगी आपको एक और चीज बताने के लिए। एक और एग्जाम्पल के साथ ही हम बात करते हैं। राइटिंग क्या होती है? आपकी मिरर इमेज, ठीक है? आप जैसे अंदर से हैं वो सारी आपकी राइटिंग में दिखाई देता है। आंखें बोलती है, होठ बोलते हैं, होता है ना? आंखें दुखी होती है तो तुरंत हमें पता चल जाता है आंखें दुखी है। आवाज में अगर दर्द होता है तो हमें पता चल जाता है कि दर्द है। ठीक वैसे ही राइटिंग से आपकी मनोदशा पता चल जाती है। जैसे मैंने पहले बताया कि इन्फ्लुएंस अच्छा है तो अच्छी क्वालिटी आएगी, बुरा है तो बुरी क्वालिटी आएगी। अब अगर कोई पर्सन झूठ बोल रहा है, चीट कर रहा है, उसको हमें कैसे पता लगाना है? कोई ये नहीं बोलता है कि मैं आपसे पैसे मांग रहा हूँ। जैसे मैंने अगर आपसे किसी से पैसे मांगे कि मुझे बहुत जरूरत है, मुझे पैसे की, मेरे बच्चे की फीस भरनी है या मेरा मेडिकल का बिल है, ये वो, आपने मुझे बड़े प्रेम से पैसे दे दिए कि चलो संजू को जरूरत है। लेकिन अगर आपने मेरे सिग्नेचर में या मेरी राइटिंग में एक छोटा सा निशान देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं तो चीटर हूँ। मुझे कोई मेरे बच्चे की फीस नहीं भरनी है, मुझे कोई मेरा मेडिकल बिल नहीं भरना है। मैं आपको झूठ बना बोल रही हूँ और मैं आपसे पैसे ऐंठ रही हूँ जो शायद रिटर्न भी ना करूं। ऐसा कमोबेश हमारी जिंदगी में होता रहता है। कुछ लोगों की राइटिंग में ये ऐसा क्लॉ आता है, फिनांस क्लॉ बोलते हैं हम। ये मैंने जी लिखा है लेकिन जी के नीचे ऐसा आ गया। एफ लिखते समय भी आ जाता है ऐसे। एम लिखा है, ऐसे हुआ। स्पेशली वाई में हुआ, पी में हुआ। ये अगर लेफ्ट साइड क्लॉ बन रहा है, दैट मीन्स पर्सन इज चीटर। वो कहीं मीठा बोल के चीट करेगा। वाई और पी में अगर ऐसा क्लॉ है तो वो फिजिकली चीट करेगा। कहीं जी में अगर आया है तो पैसे से चीट करेगा।
मतलब अगर ये क्लॉ आया है दैट मीन्स वो 100% चीटर है। और अभी हर लेटर अलग अलग चीज को, अलग अलग ट्रेट को दिखाता है। तो वो उस चीज में, जैसे लेटर ए है वो स्वीट टॉकर है, लेटर ए हमारे कॉन्वर्सेशन को शो कर रहा है, तो वो मीठा बोल के आपको चीट कर जाएगा। अगर वाई में और पी में है तो ये हमारे फिजिकल स्टेटस को दिखाता है, तो वैसे चीट करेगा। अगर लेटर जे में है तो पैसे से चीट करेगा। लेटर के में आया है तो रिलेशन से चीट करेगा। तो ये अगर क्लॉ है तो उस पर्सन के साथ आपको लेन देन कर थोड़ा सा सोचना चाहिए। एक एक्सपीरियंस और मैं यहाँ पर शेयर करूंगी। वो भी एक डिप्रेशन रिलेटेड ही है। 4-5 साल पहले की बात है। मेरे से एक माँ बेटी कोई कॉन्टेक्ट से उनको मेरा रेफरेंस मिला था और मेरे से मिलने आई थी। वो दादर रहते हैं, दादर से भाईंदर आए थे मिलने के लिए। उस लड़की ने थोड़े समय पहले ही सुसाइड अटेम्प्ट किया था, बट पेरेंट्स की खुशकिस्मती थी कि वो बच गई थी। जस्ट 12th पास लड़की थी। और जब वो सुसाइड के बाद में हॉस्पिटलाइज थी, वहां पर उसको पास के बेड पे जो थे उनसे मेरा रेफरेंस मिला। और वो 8-10 दिन बाद ही जैसे ही वो लड़की थोड़ी नॉर्मल हुई, वो लेकर मेरे पास आ गई थी। मैंने जब उसकी राइटिंग, पूरी नोटबुक देखती जा रही थी, राइटिंग देखती जा रही थी, न्यू राइटिंग्स ली, तो मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ दिखाई दिया। फिर मैंने उस लड़की से, जब प्रियदर्शिनी नाम है उसका, उससे जब मैंने बातचीत की तो उसने बताया कि आंटी मेरी फ्रेंड्स को सबको बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और उनको बहुत अच्छी अच्छी जगह पे एडमिशन मिल गया। हालांकि मुझे भी एडमिशन जय हिंद कॉलेज में मिला है, लेकिन मेरे सारे फ्रेंड्स छूट गए और मैं कॉलेज में कॉप अप नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को खत्म करने की सोची। तो मैंने उनसे बोला कि जरूरी थोड़ी ना है कि आप स्टडीज वाइज अच्छे हो तो ही कुछ जिंदगी में कर पाओगे। आप में तो मुझे और भी बहुत क्वालिटी दिखाई दे रही है, आप उनमें बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि पढ़ने के अलावा भी कोई काम होता है क्या जिंदगी में जिससे कुछ करा जा सकता है। तब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी हॉबीज क्या है, तो उसकी मदर ने बताया कि मैम ये ना खाना बहुत अच्छा बनाती है, उसको बहुत इंटरेस्ट है। तब मैंने उसे एक ही बात बोली थी कि चलो खाना अच्छा बनाती है तो अभी तो इसमें बहुत प्रोफेशन है, आप उसमें जाइए आगे। वो लड़की मेरे इन्फ्लुएंस में आई, मेरी बात को समझा और नेक्स्ट डे ही मेरे बताई हुई जगह पर फॉर्म लेने पहुंच गई कुकिंग एंड बेकिंग का कोर्स करने के लिए। उसने कुकिंग बेकिंग का कोर्स किया और उसकी मदर जहाँ खाना बनाती थी जिसके घर पे, उसी ने उन्होंने उसकी हेल्प की। उन्होंने अपना ओवन दिया, माइक्रोवेव दिया, अपना किचन दिया, बहुत सारा मटेरियल दिया, क्योंकि कुकिंग बेकिंग के समय प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी था। जो वो अपनी क्लास में सीख के आती, शाम को 8 बजे उसके घर पे, उनके घर पे जाती लालबाग में, और फिर वो सारी चीजें वो प्रैक्टिकल करती। वो फैमिली बहुत खुश थी कि चलो बहुत अच्छा कर रही है प्रियदर्शिनी। 1 साल में जब उसका पूरा कोर्स हुआ, उसका होटल ताज में इंटर्नशिप लगी। वो बहुत हैप्पी थी कि मैं ताज जैसे होटल में जा रही हूँ। और उसने वो डिप्लोमा कोर्स जो था उसने फर्स्ट क्लास के साथ में पास किया था। ताज में 4 महीने की इंटर्न के दौरान भी 1-2 एग्जाम्स उसने दिए थे, वो भी बहुत अच्छे क्लियर किए। उसमें बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। फिर उसने अपने सीनियर को बोला कि सर मुझे इसके साथ ही मुझे मेरी स्टडी भी कंटिन्यू करनी है, क्योंकि 12th पास को आगे जाकर थोड़ी दिक्कत आएगी।
कि वो 4-6 महीने ताज में रहने के बाद में ये चीज उसको समझ में आ गई कि ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। उसने जॉब के साथ साथ प्राइवेट एग्जाम्स दिए, बीए क्लियर किया और उसके वहां पर प्रमोशन पे प्रमोशन होते गए। अभी भी वो एक कोई मल्टीनेशनल कंपनी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उस किचन कुछ है, उसमें वो बहुत अच्छी पोस्ट पर है और लोग सरप्राइज करते हैं कि इस पोस्ट पर आने के लिए लोगों को 15-15 साल लग जाते हैं, ये 5 साल में ही कैसे पहुंच गई। उसकी हार्डवर्क, उसकी लगन ने उसको पहुंचा दिया। तो जरूरी नहीं है कि एकेडमिक वाइज ही आपको बहुत स्मार्ट होना है, 99% मार्क्स लाना है। आप अपनी हॉबी को पहचानो, राइटिंग के थ्रू आप बहुत सारी चीजों को, हिडन टैलेंट को पहचान सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। और मैं जानना चाहूंगी कितना टाइम और है हमारे लिए। एक मिनट, कितनी देर हुई? एक 15 मिनट और। ओके, 15 मिनट के बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। हाँ, ओके, ठीक है। अभी मैं आपको जो मैंने ये ओवल लेटर्स का बताया था उसी के विषय में मैं आगे बता देती हूँ। ओवल लेटर्स में आपका ए, डी, ओ, जी एंड क्यू, ये जो 5 लेटर्स है ना, ये आपके ऑलवेज ओवल शेप में होने चाहिए। इनके एक एक दो दो मैं ट्रेट्स और बताती हूँ। अगर आपका लेटर ए ओवल हुआ, ये आज इरेज क्यों नहीं हो रहा है? अगर ए लेटर है उसको हम गलत कैसे लिखते हैं? ए अगर ऊपर से ओपन है, पर्सन इज वेरी टॉकेटिव, इरिटेटिंग। बातें करना अच्छी बात है, जैसे मैं अभी 1-1.5 घंटे बोला लो, मैं बोलती रहूंगी, लेकिन शायद मैं आपको इरिटेट नहीं कर रही हूँ। If A is open from upside, person is very irritating. If A is like this way, lazy A, person is can't take decision. वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते हैं। और अगर A में इस साइड, लेफ्ट साइड ये लूप बना, पर्सन एक्सक्यूज बहुत बनाते हैं, झूठ बोलते हैं। नेक्स्ट अल्फाबेट है डी, जो ओपन होती है, ये CL बन जाती है लिखते लिखते। बचपन से देखते आ रहे हैं, CL बनना बड़ी बात नहीं है। अजय स्क्रीन चेंज नहीं हो रही, ये देखो नहीं, कुछ अल्फाबेट्स परमानेंट क्यों हो गए? आई थिंक वो एनोटेशंस बंद किए ना आपने, शायद तभी जो था स्क्रीन पे वो वैसे ही रह गया। तो लेटर डी है, जो लेटर डी ओपन होना, यानी बचपन में जब होता था स्पेलिंग मिस्टेक होती थी, टीचर ने रेड मार्क कर दिया, गोल घेरा बना दिया, मार्क्स कट हो गए, वो वहां तक तो ठीक था। लेकिन तभी आपने ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि लेटर डी के ऐसे ओपन रखने से आपकी अपॉर्चुनिटीज मिस होती है। बचपन में अगर डी को अच्छे तरीके से लिखना सिखा दिया जाता तो आज हमारी अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं होती। कुछ लोग डी को ऐसे लिखते हैं, डी में यहाँ लूप लाते हैं,
बहुत इमोशनल पीपल होते हैं, इन्फ्लुएंस में बहुत जल्दी आते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, अपॉर्चुनिटीज मिस करते हैं। अब अगर देखिए मैं एक नीचे डी और लिख रही हूँ, वो हर तरह से आपको सही लग रही होगी, बट यहाँ पर देखिए ये थोड़ा स्लीपिंग मोड पे है, लेजी है डी। ये डी लिखने वाले लोगों को अपने फिजिक को लेके बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैं मोटी क्यों हूँ, मैं पतली क्यों हूँ, मेरे बाल ऐसे क्यों हैं, मेरा कॉम्प्लेक्स ऐसा क्यों है, मेरी ड्रेस अच्छी नहीं है। और तो और इनको अपनी ड्रेसिंग सेंस नहीं होता। जहाँ सिंपल ड्रेस पहननी होगी वहां पर पहन लेंगे पार्टी वेयर, और जहाँ पार्टी वेयर पहननी होगी वहां पहन लेंगे सिंपल ड्रेस, और फिर झूठ बोलेंगे। कोई पार्टी में आ रहे हैं और सिंपल ड्रेस पहन के आ गए, फिर अगर उसको लगेगा कि हाँ अभी तो मैंने सिंपल ड्रेस पहनी है, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ या लग रहा हूँ, तब वैसे बोलेंगे ओ मेरा तो आज आने का मूड ही नहीं था, मैं तो बस जैसे थी वैसे ही आ गई। और इस कहने के पीछे भी होता है कि 2 घंटे लगा के उसने वो ड्रेस पहनी है, प्रिपरेशन की थी उसने बहुत देर तक। लेकिन अब यहाँ आके, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन में वो अपने नियर डियर का मूड और स्पॉइल कर देते हैं, तूने इतना क्यों भारी पहन लिया, क्या जरूरत थी पहनने की, और मूड स्पॉइल कर देते हैं। ये बहुत कॉमन है होना। तो ये डी को अगर हम ओवल शेप में लिखते हैं तो हम ऐसी सिचुएशन से बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहाँ से अगर पूरा बन जाए तो कभी अपॉर्चुनिटी को हम मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट अल्फाबेट है ओ। लेटर ओ जो है ये हमारे पर्सनालिटी के सीक्रेट कितना रख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा बताता है। लेटर ओ को ओवल लिखा, दैट मीन्स यू कैन कीप सीक्रेट्स। ये शेप लिखी है मतलब आप आराम से दूसरों के राज रख सकते हो, ठीक है। पूरा ओवल लिखा है या फिर ये राइट साइड ऐसे लूप किया है। ये लूप छोटा बड़ा हो सकता है, ये इतना बड़ा भी हो सकता है। जितना बड़ा लूप होगा उतने आप सीक्रेट्स रखने वाले होंगे। अब अगर ओ ओपन है, यू कैंट कीप सीक्रेट्स। ये पर्सन के साथ अगर आपने कोई राज, कोई बात शेयर की कि मैं तुझे एक बात बताती हूँ तो किसी को बोलना मत, और आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना, तुरंत टाइप होके उस पर्सन के पास पहुंच जाती है, संजू ने तेरे लिए ये बोला था, तो हो गया ना बंटाधार। आपने तो अपना समझ के मन की बात बोली थी और ये यहाँ पर सब गड़बड़। तो जिनका ओ ओपन होता है उनसे हमें हमेशा सेफ रहना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी ओ बनाते हैं, एक में जैसे मैंने बताया था ओ में भी बनाना, ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे लेकिन दूसरों के लिए अपना बात रखना, एरोगेंसी दिखाना, ये इनकी हैबिट होती है। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के ओ में दोनों लूप आते हैं, तो ये देखिए थर्ड लूप बन गया। ये थर्ड लूप बन रहा है, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड, और मिडिल में एक लूप बन गया। ये लूप लिखने वाले बहुत अच्छे वकील क्वालिटी के होते हैं, एडवोकेट, जज। इनको झूठ बोलना भी बहुत खूबसूरती से आएगा और हक के लिए झूठ बोल के इनको हक दिला देंगे। लेकिन वकील है जब तक तो सही है, बिना वकील ये नहीं होना चाहिए। अगर एक नॉर्मल इंसान के ओ में ये है तो ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए, ग्रुप को डिवाइड कर देंगे और मजे लेंगे खुद। नेक्स्ट अल्फाबेट है लेटर जी। लेटर जी को भी जब हम ओवल लिख रहे हैं
अगर ये ओपन है जी तो मनी वेस्ट। इसमें दो तरह से भी हो सकती है, वो हम लिंक देखते हैं राइटिंग को जब हम एनालिसिस करते हैं। तो ऊपर से जी ओपन है और ये टेल वगैरह अच्छी बन रही है तो आप वेस्टेज ऑफ मनी करते हैं। बाजार गए थे एक चीज लेने, दूसरी 10 चीजें ले आई, वो जरूरत वाली चीज रह गई। खरीदनी थी 100 रुपए की चीज, पसंद आ गई 200 रुपए की चीज, तो हुआ ना मनी वेस्ट। तो ऐसा मनी वेस्ट होना। अब अगर आपकी जी यहाँ से अधूरी है, अगर आप प्रिंट राइटिंग लिख रहे हो तो जी आपकी ऐसे शेप में होती है, ये शेप में होती है। और अगर आप कर्सिव राइटिंग लिख रहे हो और आपने जी ऐसी लिखी, अधूरी ऐसे लिख दी, हाँ प्रिंट राइटिंग में हम प्रेशर भी देखते हैं, तो इनके हर काम अधूरे रहते हैं, तभी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसे जी को लगा देते हैं, नीचे की तरफ ही कंप्लीट कर देते हैं। कुछ लोग जी में यहाँ पर आके ऐसे टच करके छोड़ देंगे। ये लोगों का क्या होता है, वो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और जब उनको रिजल्ट लेने का जब समय आता है तब उनका नेम फेम गायब, कोई और मलाई चुरा के ले जाता है। तो ये जी का जो टेल है, जी एंड वाई का जो टेल है, ये आपका सक्सेस ग्राफ होता है, ये ऑलवेज अपवर्ड्स होना चाहिए। और इनकेस अगर आप प्रिंट राइटिंग लिख रहे हैं तो आपका जी का प्रेशर जो है एकदम इक्वल होना चाहिए, ये ऐसे प्रिंट राइटिंग एज वेल एज कर्सिव राइटिंग, जो दोनों का मैंने आप लोगों को बताया। नेक्स्ट अल्फाबेट है क्यू। लेटर क्यू जो है ये आपके नेचर के अग्रेसिवनेस को दिखाता है। गुस्सा सबकी जिंदगी में होता है और सबको गुस्सा आना भी चाहिए। एक्सक्यूज, लेकिन अपने गुस्से को, अपने अग्रेसिवनेस को राइट प्लेस पर राइट वे से एग्जीक्यूट करना आना चाहिए। आपको गुस्सा तो आ रहा है, कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालोगे तो आपके गुस्से की वैल्यू रहेगी? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग क्यू को ऐसे लिख देते हैं, क्यू का पूरा जो ये है फॉर्मेट ऐसा होता है, ये क्यू ऐसे स्लांट ऊपर आके कंप्लीट होता है। अब इसकी यही चीज हटा दी, जैसे भगवान ने हमको पूरा शरीर दिया भी, अगर एक हाथ नहीं देता, एक पैर नहीं देता तो हमारा जीवन थोड़ा कठिन हो जाता। वैसे ही क्यू को भी भगवान ने ये बनाया है, क्यू का अपनी पूरी फिजिक है और उसमें से अपने एक पोर्शन को कट कर दिया तो क्या होगा? अग्रेसिवनेस, गुस्सा आता ही नहीं है, उनमें जुनून नहीं होता, काम करने के लिए एक जो होनी चाहिए ना बात, वो नहीं होती। कुछ लोग क्यू को अपोजिट लिख देते हैं, ऐसे गुस्सा आया था फ्रेंड्स पे, घर पे आके निकाल दिया मम्मी पे, क्या उसकी वैल्यू रहेगी? बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ऐसा सीधा भी लिखते हैं, यहाँ से देखिए राउंड हो गया है, स्ट्रेट है, सीधा है, यहाँ से कर्व शेप में है। जिस समय गुस्सा दिखाना चाहिए उस समय नहीं दिखाएंगे, गलत समय पर गलत शब्दों के साथ दिखाएंगे तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती। आप अपने अग्रेसिवनेस को अगर सही तरीके से सही शब्दों से दिखाएंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे। इसलिए आपके क्यू को ये हमेशा लेफ्ट साइड लाके पॉइंट करके ऊपर लिखना चाहिए। ए टू जेड जब लिखते हो तो क्यू के साथ आर होता है, और जब आप क्यू के साथ में स्पेलिंग लिख रहे हो तो यू आता है, तो दोनों ही जगह पर ये ऊपर जा रहा है और ऐसे ही जाना चाहिए, इसको शॉर्टकट नहीं करना चाहिए ऐसे। आपको मैंने ये 5 लेटर्स ओवल शेप क्यों लिखना है, 2-2, 3-3 एग्जाम्पल्स के साथ में बताया।
अगर ये लेटर्स को भी इम्प्रूव कर लो, अच्छे तरीके से लिख लो, तो आपकी पर्सनालिटी 20% तो इम्प्रूव हो जाएगी। क्योंकि टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं। 26 अल्फाबेट्स में अगर आपने 5 इम्प्रूव किए, तो जब आप परसेंटेज निकालोगे तो 21 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना आसान है अपनी राइटिंग से अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना। इंडिया में क्या होता है, हमारे अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है, हम तुरंत एस्ट्रोलॉजर के पास भागते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, पामिस्ट के पास जाते हैं। वो भी बहुत अच्छी साइंस होती है, लेकिन आजकल उस साइंस को जानने वालों से थोड़े किताबी ज्ञान वाले ज्यादा पंडित मिलने लग गए, और अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसान दे जाता है। हमें पूजा पाठ बताया, हमें धर्म पुण्य बताया, हमने उसको किया, लेकिन उसमें भी वो कमियां रह जाती है। सही समय पर नहीं कर पाए, सही तरीके से नहीं कर पाए, सही व्यक्ति को नहीं दे पाए, तो हमें उतना रिवर्ट नहीं मिलता, क्योंकि 9 ग्रह तो घूमते हैं और हमारे पर असर दिखाते हैं, और बहुत जल्दी भी असर दिखाते हैं। ग्राफोलॉजी ऐसा टूल है जिसमें सिर्फ आपको अपने आप को चेंज करना है, और आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और तुरंत रूप से मिलते हैं। मेरे एवरीडे के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहते हैं, और पिछले 22 सालों का एक्सपीरियंस है जो मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ। तो राइटिंग चेंज करके आप अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक सिस्टम होता है। जैसे कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया, और आपको मेरे स्क्रीन पे भी मेरे नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, तो प्लीज आप उस पे कॉल करेंगे तो मैं उस विषय में बताऊंगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन आंसर राउंड की तरफ। हाँ भाभी, आप चेक करोगे या मैं पढ़ूं? आप पढ़िए, मैं भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन हाँ आप पढ़िए ना। हाँ हाँ। सबसे पहले तो पूछा है कि आर देयर एनी स्टडीज डन अबाउट दिस एनालिसिस? यस, ग्राफोलॉजी इज अ साइंस। ये पूरी स्टडीज होती है जिसके कोर्सेस मैं भी करवाती हूँ। ओके। कैसे बनाया जाए आइडियल राइटिंग? इसके लिए भी मैं कोर्स लेती हूँ। अगर आपके यहाँ पर ग्रुप बनेगा तो मैं वो 3 दिन का कोर्स रहेगा, मैं पूरा कोर्स करवाती हूँ, बट वो पेड सर्विस रहेगी। वही उसमें ही आएगा ना, ये हाउ टू मेक दिस लेटर्स ओवल? यस यस, परफेक्ट। उनका फॉन्ट क्रिएशन टू उनकी राइटिंग में बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा जब 3 दिन का सेशन वो हम अटेंड करेंगे। ओके। ये सेशन जो रहेगा उसका क्या मतलब, क्या सिखाते हो आप उसमें एग्जैक्टली? उसमें मैं ऑल अल्फाबेट्स विद ग्राफोलॉजी सिखाऊंगी, उनका फॉन्ट क्रिएशन सिखाऊंगी, कनेक्टिविटी सिखाऊंगी, वर्ड्स फ्रेम करना, सेंटेंस फ्रेम करना, ऑल स्मॉल एंड कैपिटल अल्फाबेट्स विद ग्राफोलॉजी पूरा सिखाऊंगी। ओके। अच्छा, किसी ने पूछा इफ स्मॉल बी इज ओपन फ्रॉम डाउन देन हाउ इज द पर्सन? वो वाओ, वेरी नाइस क्वेश्चन। हाँ, ये ऐसा भी ओपन होना। मैंने देखिए लिखा है, ओपन बी होना बहुत ही डेंजरस है। बी फॉर ब्रेन, बी फॉर बुक, बैंक। अच्छा। हाँ, ये जो बी है इसका फॉर्मेशन ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेन, बैंक, जो भी है। मेरे पास क्या नॉलेज है ये जब तक मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी आपको पता नहीं चलेगा, और मेरे पास कितना मनी है मैं नहीं बताऊंगी तब तक किसी दूसरे को नहीं पता चलता है।
हम मनी अगर 1 रुपया भी है तो उसको हम बहुत सेफ्टी से रखते हैं, ऐसे ही कागज के टुकड़ों के जैसे बिखेर के नहीं रखते हैं उसको। अगर हमने धर्म से जोड़ा है या चाहे कैसे भी, हमारी मेंटिलिटी है। और अगर हमने ये बी को ऐसे ओपन रखा, दैट मीन्स आपका अपना नॉलेज जो भी है वो सब, उस नॉलेज का जिस समय जरूरत है आपको वो चीजें याद ना आना। अगर स्टूडेंट है या हम हैं, अब मेरे को बहुत सारी चीजें, बहुत रेसिपीज पता है, लेकिन जिस दिन मुझे बनानी है उस दिन रेसिपी याद ही नहीं आ रही है, क्या करूं? तो मुझे दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती है, तो टाइम का भी वेस्टेज हो जाता है। बहुत सारी चीजें, ठीक है आजकल तो हमें इंटरनेट के माध्यम से, गूगल से सब कुछ पता चलता है, लेकिन अगर मुझे एग्जाम देने जाना है, वहां पर अगर मेरा बी ओपन है तो मैं एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक होना। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी लिख रहे हैं तो एग्जाम के फोर्टनाइट वो ब्लैंक हो जाते हैं और डिप्रेस, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने रिवीजन नहीं किया, मुझे लर्न नहीं है, ऐसी चीजें होना। और अगर किसी बड़े का ये भी ओपन है तो उनको हमेशा मनी क्राइसिस रहना। कभी कभी ऐसा भी, मतलब बहुधा ऐसा भी होता है कि उनके बैंक में अमाउंट है, सफिशिएंट धन है, उनके बैंक बैलेंस है, लेकिन आज अब उनको 50,000 की जरूरत पड़ी, बैंक बंद है, कैसे विड्रॉल करोगे? एटीएम से सिर्फ 15,000 कर सकते हो, तो बाकी का 35,000 आपको कहीं से एडजस्ट करना पड़ेगा। अब बताइए, ये ऐसा भी ओपन होता है तो आपके पास में 2 लाख रुपया था बैंक में, तो लेकिन सिर्फ 50,000 के लिए भी आपके साथ में ये प्रॉब्लम हो गई, तो उनके पास में मनी क्राइसिस होना आम बात होती है, इसलिए ओपन भी नहीं होना चाहिए। ओके, किसी ने पूछा है, wanted to know how can we learn this course in this lockdown? ऑनलाइन, Okay. आप So, आराम से ऑनलाइन ले सकते हैं। okay. Next is, if any word is in separate alphabets, handwriting, how is the person? सॉरी, मतलब शायद अलग अलग लिखते हैं, it is not प्रिंट running. राइटिंग ना, हाँ, print हाँ writing. हाँ ये लिखना ना, हाँ तो प्रिंट तो एक टाइप ऑफ राइटिंग है, बट इस राइटिंग में भी नेगेटिव ट्रेट्स नहीं होने चाहिए। Okay. Looking at the shape of the alphabet, we can know the person. But by changing the writing, can we really change the personality? Yes, 100%. बट टाइम लगता है, पर्सनालिटी चेंज होती है। Okay. How to know your talents from handwriting? जब आप ग्राफोलॉजी करोगे तो ये चीज समझ में आएगी, हिडन टैलेंट बहुत अच्छे से पता चलता है। Okay. क्या बच्चों में लिया है ये सेशन? आई गेस बच्चों में ही लेते हैं। नहीं, मेरे पास हर एज ग्रुप के होते हैं। ओके। फर्स्ट स्टैंडर्ड, केजी टू पीजी। जब बच्चों की, मेरे साथ में कैसा होता है कि बच्चों की राइटिंग जब चेंज होती है और पेरेंट्स उसको ऑब्जर्व करते हैं कि मेरा बच्चा बहुत हाइपर था और आजकल मेरा बच्चा बहुत बैलेंस्ड हो रहा है, देन वो आते हैं राइटिंग के लिए। डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, लंबी लिस्ट है। मैंने अब तक में 40,000 से ज्यादा लोगों को हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवाया है। अरे बाप रे, ग्रेट। 40,000 इज अ वेरी गुड फिगर। मेरी टीम है धनश्री जी। हाँ। मैंने एकांशा हैंडराइटिंग परफेक्शन कोर्स के नाम से जो मेरा ये कोर्स है, इसमें मैंने टीम को डेवलप किया है, जो फीमेल्स, मेरी टीम में मैं फीमेल्स रखती हूँ एंड मैरिड रखती हूँ, और क्योंकि उसके पीछे भी कुछ साइकोलॉजिकल लॉजिक्स हैं। और टीम में मेरे पास ऐसे लोग हैं जिनको अपना ब्रेड बटर भी अर्न करना है,
या फिर ऐसे भी लोग हैं जिनको एज ए हॉबी कुछ काम करना है और वो अपनी अर्निंग्स मेरे ही यहाँ पर बच्चों की फीस भरने में लगा देती हैं। और कुछ लोगों को कुछ नया करना है इसलिए भी मेरे साथ जुड़ते हैं। तो मेरा काफी बड़ी टीम है और वैसे काम कर रही है। अगर किसी को कोई भी तरह से इंटरेस्ट हो तो मोस्ट वेलकम, मैं उनके लिए हमेशा रेडी रहती हूँ। ओके। किसी ने पूछा है डू यू टेक ऑनलाइन कोर्सेज? यस। फाइन। और आप सबको बता दूं, ये स्क्रीन शेयर जो किया है उसके ऊपर इनका नंबर भी है, और हाँ। नहीं तो आप लिख लीजिए 9324543003। Like example apple, another handwriting word is cursive, then apple is different, then what is difference, how is the person? पता नहीं मूड this question. वेरिएशन होना, अगर डिफरेंट टाइप्स की, दोनों टाइप्स की राइटिंग को अगर पर्सन यूज कर रहा है तो उसका मूड बहुत स्विंग होता है। और क्योंकि ये प्रिंट लिखा और नेक्स्ट वर्ड को अगर आपने कर्सिव में लिख दिया तो एक तो पर्सन मल्टीटास्किंग है, उसमें बहुत क्वालिटीज है। दूसरा उसका मूड बहुत स्विंग होता है। अब बाद में फिर जब हम देखते हैं उनकी राइटिंग को, अगर हम एनालिसिस करें और कहीं शॉर्ट टेम्पर तो नहीं है, कहीं प्रोजेक्ट हाफवे तो नहीं छोड़ता है, तो ऐसी चीजों को हमें एनालिसिस में देखना होता है। Okay. If the writing is going above line, then what is the characteristic of the person? अबाव लाइन में जाना, पर्सन बहुत फास्ट थिंकर होना, Okay. बहुत हरी में होना, अगेन उसका साइज एंड प्रेशर देख के और भी क्वालिटीज है उसको हम बता सकते हैं। Difference between personalities of one who write cursive and one who write print. देखिए, पर्सनालिटी में चेंजेस ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ईच एंड एवरी अल्फाबेट को अगर हम देखें तो एनालिसिस करने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लाइक मैंने आपको अल्फाबेट लेटर जी में बताया, कर्सिव राइटिंग में हम ऐसे लिख रहे हैं और लिख रहे हैं, तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो इनका साइज, प्रेशर, शेप सब कुछ को हम देखते हैं। वो एक अच्छा साइंस है, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हम बता सकते हैं कि क्या है क्वालिटी उसकी। Okay. What if the handwriting goes both sides, that is left and right? लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड अगर हैंडराइटिंग जा रही है तो मुझे एक पैराग्राफ या एक पेज राइटिंग उसकी चाहिएगी, तो उसमें पता चलेगा कि पर्सन कहाँ वो बहुत हार्डवर्क कर रहा है, कहाँ उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसका सिग्नेचर कैसा है, कौन से अल्फाबेट में नेगेटिव ट्रेट है, ये बहुत सारी बातें जाननी पड़ती है। अगेन वही मूड स्विंग होना, हेल्थ इश्यूज होना, कोई लंबी बीमारी से उठना, ये सब चीजें हो सकती है। किसी ने यही पूछा है, सिग्नेचर साइन मेक many differences, can you say something about it? यस, हमारे पास टाइम है ना? गेस सो। वैसे टाइम तो 5:15 5:30 तक रहता है। क्योंकि सिग्नेचर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है, मुझे मिनिमम हाफ एन आवर तो चाहिए मिनिमम। उतना टाइम तो नहीं है। चैप्टर को नहीं लेते, सिर्फ मैं इतना बताना चाहूंगी, सिग्नेचर आपके होल आइडेंटिफिकेशन होता है। सिग्नेचर का डेफिनेशन ही है योर होल आइडेंटिफिकेशन। एक सिग्नेचर से आपकी पर्सनालिटी को पूरा हम जान सकते हैं। मैं आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ ताकि मैं आप सबसे रूबरू हो जाऊं। यस। तो सिग्नेचर जो होता है वो आपका होल आइडेंटिफिकेशन होता है। सिग्नेचर हमेशा क्लियर होना चाहिए। कुछ लोग अपना सिग्नेचर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं,
जो कॉम्प्लिकेटेड सिग्नेचर बनाते हैं वो बहुत खुद भी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ना वो दूसरों को समझ पाते हैं, ना वो दूसरों को अपनी बात समझा पाते हैं। सिग्नेचर हमेशा पूरा लिखना चाहिए, अपना नेम एंड सरनेम। नेम का इनिशियल अल्फाबेट जो होता है वो आप खुद होते हैं, खुद की एक्टिविटी, और नेम के साथ में जो इनिशियल अल्फाबेट, जैसे मैंने संजू लिखा, संजू के साथ में एस मैं हुई, ANJU मेरी सारी एक्टिविटीज हुई। राठी अगर मैं लिख रही हूँ, मेरा पूरा सरनेम संजू राठी, राठी यानी मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग जो मेरी एक लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो हम दोनों चीजों के साथ में बैलेंस करें। कुछ लोग एक अल्फाबेट में ही दूसरा अल्फाबेट मिक्स करके इनिशियल अल्फाबेट लिखा, लाइक एस लिखा और राठी लिख दिया, वैसा सिग्नेचर नहीं करना चाहिए। उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बहुत लो होता है, और उनकी आइडेंटिफिकेशन उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी होनी चाहिए। हार्ड वर्क करेंगे, रिवर्ट नहीं होता है, और कुछ लोग सिग्नेचर करेंगे देन रिवर्स लाइन मारते हैं, जैसे वाई कंप्लीट किया और वापस से नीचे की तरफ लाइन लाना। वो लोगों को उनका काम एक बार में कभी पूरा नहीं होना। जब तक काम पूरा होता है तो बहुत सारी बीच में अड़चने आती है, टाइम और मनी वेस्ट होता है, और जब तक पूरा होगा तो उस काम की वैल्यू कम हो जाएगी, तो उतना रिवर्ट नहीं मिलना जितना उनको मिलना चाहिए। तो इस टाइप की जितनी बातें हैं वो सिग्नेचर से हम बहुत सारा है, मिनिमम 1 आवर का मुझे सेशन चाहिए, तो मैं बहुत सारी चीजें उसमें बता सकती हूँ। Okay. What's the meaning of writing upwardly? अपवर्डली राइटिंग जाना, अगर आपका राइट साइड अपवर्ड जा रहा है, वेरी एंथुजियास्टिक पर्सनालिटी, सक्सेस इन लाइफ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। Okay. How many months the course would be? फॉर फ्यू डेज ओनली। जो ऑनलाइन कोर्स है? यस। ओके। अगर हर लेटर में लूप रहे तो क्या इफेक्ट होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये धनश्री जी। अगर लेटर में लूप रहता है, जिन अल्फाबेट्स में लूप्स नहीं होते हैं उनमें अगर लूप्स बनना है तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ओके। लूप्स नहीं होने चाहिए, अगर लूप्स बने दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशंस आपने कर दिए हैं, इजियर थिंग्स को और कॉम्प्लिकेटेड कर देना। अगेन मैं बोलूंगी कि ईच एंड एवरी लेटर का अपना अलग मीनिंग है, तो अलग अलग तरीके से आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है कैलीग्राफी में तो शेप्स डिफरेंट रहते हैं, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड द नेचर? Oh wow, very nice. Calligraphy means कैली यानी ब्यूटीफुल, ग्राफी यानी ग्राफिक्स, आपकी राइटिंग। ब्यूटीफुल राइटिंग इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी होती है रियल लाइफ, और आपकी जो राइटिंग होती है वो रियल लाइफ। तो आप रियल लाइफ में रियल लाइफ को मत लाइए। कुछ लोग होते हैं सिग्नेचर को बहुत ही ज्यादा सुंदर बनाने के तरीके में बहुत आर्टिस्टिक डालते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति हमेशा 2 चेहरे लेके घूमता है, दिखाने के लिए बहुत अच्छा होता है, हो सकता है उसके अंदर कुछ भी ना हो, बहुत सुंदर पैकिंग में अंदर कुछ घास फूस भरा हो, या टेंशन भरी हो, ऐसा। तो रियल लाइफ और रियल लाइफ को दोनों को अलग रखना चाहिए। ओके। इज देयर एनी साइट टू लर्न ऑनलाइन? वो तो होंगे शायद काफी। यस, जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो मेरे से कांटेक्ट करेंगे, ग्रुप बनाएंगे या इंडिविजुअल करना है, कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगी। फाइन। डिफरेंस बिटवीन पर्सनालिटीज ऑफ वन हु राइट कर्सिव एंड वन हु राइट प्रिंट? पर्सनालिटी में कोई चेंज नहीं होगा अगर उसमें नेगेटिव ट्रेट नहीं है, नेगेटिव ट्रेट्स नहीं आने चाहिए प्रिंट और कर्सिव। कर्सिव एंड प्रिंट में एक ही डिफरेंस है, प्रिंट राइटर्स जो होते हैं ना वो इंडिविजुअल ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, टीम वर्क कम कर पाते हैं। और कर्सिव राइटर्स जो होते हैं वो टीम वर्क ज्यादा करते हैं। कर्सिव राइटिंग मीन्स C+C = C। First C means creativity in capital alphabets.
कैपिटल अल्फाबेट्स में क्रिएटिविटी डालना, यानी हर काम को बहुत ही प्रेजेंटेबल प्रेजेंट करना। और अगर आप प्रेजेंटेबल करोगे तो इंटरेस्ट लेवल बना हुआ रहेगा, तो आपको उसको रिवर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और सेकंड सी मीन्स कनेक्टिविटी इन स्मॉल अल्फाबेट्स। स्मॉल अल्फाबेट्स को एक दूसरे के साथ जॉइंट करके लिखना मीन्स आप एक माला में जैसे हम फूलों को पिरो के एक बहुत सुंदर माला बनाते हैं, ठीक वैसे ही कर्सिव राइटर्स जो होते हैं टीम वर्क बहुत ही अच्छे से कर पाते हैं, एक दूसरे को समझते हैं एंड काम को पूरा करते हैं। तो ये सारी क्वालिटीज होती है, इसीलिए कर्सिव राइटिंग सिखाना, लिखना स्कूल्स में सिखाया जाता है। ओके, सिग्नेचर कैसे करना चाहिए पूछा है, शायद आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया है वो। हाँ, सिग्नेचर में हमेशा अपना नेम एंड सरनेम ऐड करना चाहिए। सिग्नेचर में स्क्रिबलिंग नहीं होना चाहिए, अनरीडेबल सिग्नेचर नहीं होना चाहिए, रिवर्स नहीं आना चाहिए, ये सारी। हाँ, एक और खास बात है, सिग्नेचर की राइटिंग फॉन्ट साइज है ऑलवेज आपकी राइटिंग से बिगर होना चाहिए। आपकी राइटिंग का जो भी साइज है, आपके सिग्नेचर या अपना नेम जब लिख रहे हो तो वो राइटिंग का साइज बिगर होना चाहिए। ओके, if the child is writing with more pressure, what it shows, how बहुत to एक्स्ट्रा reduce it? प्रेशर के साथ लिखना, यानी बच्चा इसमें मैम 2-3 क्वालिटीज होती है तनुश्री जी। एक तो ये होती है कि बच्चा बहुत हाइपर होगा, हाइपर यानी बहुत एनर्जेटिक है और उसकी एनर्जी को चैनलाइज यूज नहीं करते हैं, तो वो फिर अपने एनर्जी के फ्लो को कैसे निकाले, तो वो एक चीज वो होती है। दूसरा एक होता है कि बच्चे में बहुत गुस्सा है, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, तो वो मुझे राइटिंग की जो प्रेशर है वो 3-4 पेज तक अगर जा रही है, बहुत हैवी प्रेशर है, तो उसको जल्दी से रिमूव करना चाहिए, उसको हमेशा लाइट लिखने के लिए बोलना चाहिए, ताकि वो अपनी, और उसके साथ ही उसका जो एनर्जी है उसके फ्लो को हमें डिवाइड करना चाहिए, चैनलाइज करना चाहिए और उसको यूटिलाइज करना सिखाना चाहिए, तब उसके बिहेवियर में चेंजेस आएंगे। ओके, दूसरा, if the writing is very small, like almost not readable, what is the type of person? अगर स्मॉल राइटिंग है, बहुत स्मॉल यानी 0.1 mm, मतलब 1 mm जितनी है उससे भी स्मॉल, और वो अगर रीडेबल है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है, मतलब पर्सन अच्छा है। और अगर उसमें भी क्रिस क्रॉस है, अनरीडेबल है, तो पर्सन ऐसी चीजें हाइड करता है जो उसको, उसके लिए गलत है, समाज के लिए या मतलब पर्सनालिटी के लिए गलत है, थोड़ी चीटर टाइप की क्वालिटी हो सकती है। ओके, एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चंस है, आई गेस वी कैन नॉट टेक ऑल ऑफ देम। कुछ मेरे पास लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर है, क्योंकि मेरा ये 28 सालों का एक्सपीरियंस है और एवरीडे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारी राइटिंग्स में ही रहती हूँ दिन भर। ओके, और जब राइटिंग से बोर हो जाती हूँ तब आर्ट एंड क्राफ्ट में भाग लेती हूँ, मैं आर्ट एंड क्राफ्ट की भी लवर हूँ। ओके, ओके, क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज मैं पहले मुंबई पुलिस के लिए भी काम करती थी और अभी मैंने वो छोड़ दिया है। मैं आपको थोड़ी सी मेरी जिंदगी के विषय में जाते जाते बता देती हूँ। मैं बीकानेर से हूँ और जैसे अपनी समाज में बस अच्छा लड़का दिखा नहीं कि शादी कर दिया, शादी करके कलकत्ता गई, खुश थी। कलकत्ता से अचानक ही मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ में मुंबई आ गए और अपना नया बिजनेस सेटअप किया। फिर मैं भी बहुत ही जल्दी 20 साल की उम्र में माँ बनने के बाद बच्चे को लेकर मुंबई आई, भाईंदर रहने लग गई। और पढ़ने की बहुत इच्छा थी जो मैं पढ़ नहीं पाई थी, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे 11 साल की उम्र में एक्सपायर होने से पापा ने हम तीनों बहनों की शादियां अच्छे लड़के अच्छी बस कर दी। मेरे पढ़ने के इस हॉबी को मेरे हस्बैंड ने देखा और मैंने मेरे कांटेक्ट में एक पर्सन आए जो ग्राफोलॉजिस्ट थे, जकारिया सर, उनके कांटेक्ट से मैंने ग्राफोलॉजी करना शुरू किया। फिर मैंने SNDT कॉलेज से फॉरेंसिक ग्राफोलॉजी कोर्स किया
एज ए हॉबी बस पढ़ती गई, बच्चे उनकी जिम्मेवारियां निभाती गई। उसके साथ में परिवार से छुप कर मैंने जॉब भी किया पुलिस के साथ में, क्योंकि अंकल के साथ मुझे प्रैक्टिकल तो करना ही था और हॉबी थी, मुझे बहुत पसंद था। मेरी इस काम में मेरी मासी, मासा जी और मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। बीकानेर तक समय न्यूज नहीं पहुंचने दी कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो वो मैंने 7-8 साल तक वो काम किया और बहुत ही एंजॉय कर रही थी। एक यंग एज में नया काम ये सब करने में बहुत इंटरेस्ट आता रहा, मेरी हॉबी भी थी वो कहीं ना कहीं। उसके बाद में फिर ब्रेक लग गया, थोड़े बच्चे बड़े हो गए एंड 2007 में मेरे हस्बैंड नहीं रहे। 6 में कैंसर डिटेक्ट हुआ एंड 7 में वो हमें छोड़कर चले गए। लेकिन 22 साल की जिंदगी में मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत स्ट्रांग बना दिया था, बहुत कुछ सिखाया था। क्राफ्ट लवर होने की वजह से हर क्राफ्ट को मैं सीखती थी। और जब मटेरियल, क्योंकि भाईंदर में कुछ मिलता नहीं था, मैं मेरे हस्बैंड को बोलती थी देखो मार्केट में, वहाँ क्रॉफर्ड मार्केट में ऐसे ऐसे मटेरियल मिलेगा, लाके देना। और ट्रेन में लोग हंसते थे मेरे हस्बैंड पे, और मेरे हस्बैंड बोलते थे नहीं, मेरी वाइफ को जो करना है मैं उसको सिखाऊंगा, मेरा धर्म है ये। मैंने डिम्पल कपाड़िया जी के साथ कैंडल मेकिंग का भी काम किया है, उनके एनजीओ के लिए भी काम किया है। मैं एक दिन में 25 केजी के वैक्स के कैंडल्स बनाती थी। बाप रे। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत अच्छा था। अचानक ग्रहण लग गया, भगवान को शायद कुछ और मंजूर था। लेकिन मैंने जब मुझे इतना स्ट्रांग बना के गए और मेरे से प्रॉमिस करके लेकर गए हैं मेरे हस्बैंड कि कभी भी कोई औरत को तुम दुखी मत कर होने देना, तेरे नॉलेज में, तेरे कांटेक्ट में कोई औरत आ जाए तो उसको तुमको डेवलप करना है, तुम अब इतनी सक्षम हो गई हो। बच्चे छोटे थे लेकिन बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ ही मैंने उस काम को हमेशा तैयार रखा, करती गई। सर्कल मेरा अच्छा था, फ्रेंड सर्कल का सपोर्ट था, उतार चढ़ाव आते गए। फिर मैंने एक रजिस्टर्ड संस्था बना ली, क्योंकि तकलीफें आने लग गई, लोग क्वेश्चन मार्क करने लग गए। तो अभी भी जो भी मेरी एकांशा हैंडराइटिंग से मेरी अर्निंग, भगवान की दया से काफी अच्छी अर्निंग होती है। तो सभी कुछ मेरे उसी के लिए है, उनके स्किल डेवलप करना, उनको सब कुछ सिखाना। और अभी मेरे यहाँ पर 10-12 वृद्धाश्रम है, उनको मैं डाइपर्स की फ्री सर्विसेज देती हूँ, जो बेड रिडन पेशेंट्स होते हैं वृद्धाश्रम में। तो मेरे बच्चों का भी मेरा सपोर्ट है और एक से दूसरे जुड़ते जा रहे हैं और कारवां बढ़ता जा रहा है कि हाँ मैंने तो रिटर्न दिया। बहुत बढ़िया, बहुत इंस्पिरेशनल भी है। थैंक यू। लेकिन इस लॉकडाउन ने धनश्री जी हमें इतना जोड़ दिया कि मेरी इस टैलेंट को मैंने नहीं करते भी करीबन 4 से 4,500 हजार लोगों के सामने इस 2.5 महीने में मैंने रखा है अपने आप को। एक्सीलेंट। और किसी ने तो मुझे इसके लिए भी बोला कि आप तो एक गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम लिखवा सकते हो, आपको ट्राई करना चाहिए। सही बात है। क्योंकि मैंने 3 घंटे में 700 बच्चों को 3 घंटे में हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवाई है, 1 डे में। अच्छा, में। ओके। और सारे 10th के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको मैंने हैंडराइटिंग इम्प्रूव करवाई है। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, बट मैंने रिकॉर्ड के लिए अभी तक नॉमिनेट नहीं किया। ग्रेट। ओके, आई थिंक अभी मैं आपका फोन नंबर खाली सबके साथ शेयर करती हूँ, दे कैन कॉन्टेक्ट यू पर्सनली। यस, है ना? तो इट इज 9324543003, राइट? या तो अभी समय ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास, इसलिए हम सेशन तो यही रोक रहे हैं बेसिकली। और अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप प्लीज सब लोग उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट करिए। और कांटेक्ट करने वालों से मैं एक पहले ही माफी मांग लेती हूँ, क्योंकि काम इतना ज्यादा रहता है तो शायद मैं जल्दी से रिप्लाई ना कर पाऊँ, तो मैं बट रिप्लाई जरूर करती हूँ 24 आवर्स में। तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। एवरीडे बहुत सारी राइटिंग क्लासेस जो चल रहे हैं उनकी भी मुझे करेक्शन देने पड़ते हैं, तो मेरी पूरी टीम भी लगी हुई है।
बट अगर रिवर्ट करने में देरी हो तो पहले से ही माफी मांग लूंगी। सही बात है। ठीक है, आज का आभार प्रदर्शन करने के लिए मैं वंदना जी बलदेवा को अनुरोध करती हूँ। वंदना। या कैन यू हियर मी? यस। ओके, मैं वंदना, आप सबको जय श्री कृष्ण। माइंड ब्लोइंग सेशन ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ हैंडराइटिंग बाय संजू जी राठी. It was really very nice and excellent session. We are very thankful to Sanju ji for enlightening us on how important handwriting is as a part of our personality. This session was such an eye-opener on how if we change little things in our life which seem unimportant to us and strive to achieve perfection in every aspect, it can change our destiny and personality. कहते हैं आईना है तुम्हारी लिखावट, आपकी हैंडराइटिंग आपके बारे में बहुत कुछ बताती है। इसे ग्राफोलॉजी यानी हैंडराइटिंग एनालिसिस भी कहते हैं। आप जिस तरह अक्षर बनाते हो, तराशते हो, इससे आपकी पर्सनालिटी का पता चलता है। ऐसा कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की लिखावट उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि साफ सुथरे तरीके से लिखने से आपकी याददाश्त तेज होती है। Sanju ji, your tips and tricks were really very interesting, very effective. This was one of the very interesting sessions we have ever had. आज के इस सफल सेशन के लिए मैं सभी दर्शकों का एवं थाना माहेश्वरी महिला समिति की ओर से श्रीमती संजू जी राठी को तहे दिल से शुक्रिया और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय महेश। थैंक यू संजू जी। थैंक यू।